मैं आपको 2-3 पॉइंट लिखा रहा हूं, फटाफट लिखो। सबसे पहले लिखो एथिक्स, मोरल, ये सब का ऑब्जर्व करना। लिखो एथिक्स, फिर लिखो मोरल, लिखते जाइए अभी। एथिक्स, मोरल, लिखें इथोस मोस, डैश करके लिखना, इथोस मोस। एथिक्स लिखा, डैश मोरल हो गया, ठीक। फिर लिखना इथोस मोस, इथोस कर लो, मोस MOS, मोस, मॉस बोल सकते हैं उसको। जब बच्चा हम एथिक्स की बात कर, हम थोड़ा सा कंक्लूड करना चाह रहे थे, दूसरे फॉर्म में आपको बताना चाह रहे थे। जैसे जब एथिक्स की बात करते हैं इथोस की, तो इसका अर्थ होता है चरित्र, और यह यूनानी भाषा में है इथोस। इसी से हम एथिक्स को समझने लगते हैं। और जब हम मॉस कहते हैं तो लिख लीजिए, ये लैटिन शब्द है और इसका अर्थ होती है परंपरा। लिखो, हमने 2 पैटर्न दिए आपको, है ना। एक हमने बोला यूनानी का, क्या बोला, इथोस, है ना। इथोस को हमने क्या बोला, चरित्र, है ना, इसका मतलब है चरित्र। और एक हमने बोला मॉस, MOS, इसका मतलब हमने क्या बताया, परंपरा। और ये किससे है, लैटिन से, लैटिन भाषा से है, और ये है यूनानी भाषा से। यूनानी, लैटिन, एक चरित्र होगा, एक मॉस, इसका मतलब है परंपरा। इथोस से आप एथिक्स की ओर जाइए, ठीक है, और मॉस से आप मोरालिटी की ओर जाइए, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ नैतिक शास्त्र, नैतिक, है ना। एथिक्स का मतलब क्या हुआ, नैतिक। मोरल का मतलब क्या होगा, नैतिकता। मोरालिटी का मतलब नैतिकता। दोनों में आप समझ गए क्या डिफरेंस है, नहीं समझे अभी। जब हम ये कहते हैं चरित्र, और जब हम यहां पर कहते हैं परंपरा, मोरालिटी हमको कहां से मिलती है, मोरालिटी समझ जाएंगे तो और आसान हो जाए। मोरालिटी हमको आती परंपरा से। परंपरा मतलब एक ट्रेडिशन जो है। जब आप मॉरल रूप से कहते हैं कि हम स्ट्रांग हैं, तो वो कहां से है, परंपरा। एक लाइन लिखिए, सही गलत, राइट और रॉन्ग, ये मोरालिटी। आप उचित अनुचित को अपना समझ करके जो बोलते हैं, ये मोरालिटी है आपकी। राइट एंड रॉन्ग कहते हैं ना, कि ये सही है, ये गलत है। आप कहीं पढ़े तो है नहीं, ये सही है कि नहीं है। आप रास्ते में चलते समय कहीं पर किसी प्रकरण में आप बोलते हैं ये सही है, तो ये किस वजह से कहते हैं सही है, चरित्र की वजह से कहते हैं, कि इसी तरीके की परंपरा आपने देखी है उसकी वजह से कहते हैं। आप मोरालिटी की वजह से। और मोरालिटी का यहाँ पर मॉस का क्या मतलब, परंपरा। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से उधार मांगा पैसे, ठीक है, और वो अभाव में, बीमारी में, परेशानी में, किसी वजह से आपका समय से पैसा नहीं दे पाया, ठीक है, ओके। तो आप उसको इथिकली इनकरेक्ट मानेंगे या मोरली। अगर एथिक्स से मानेंगे तो उसके चरित्र पर क्वेश्चन है। आप दूसरे भाषा में करेक्टर बोल सकते हैं, इथोस जो यूनानी भाषा से है। पैसा अगर वो आपको समय पर नहीं दिया, तो आप उसके किस पर क्या औचित्य, अनौचित, सही गलत अगर आप ठहराते हैं, तो ये उसकी मोरालिटी पे जाएंगे, यार मॉरली ये सही नहीं है भाई, आप यही बोलेंगे ना, मॉरली ये सही नहीं है। आपने जब कहा था कि आप इस टाइम तक दे देंगे, तो आपको देना चाहिए,
तो मॉरली ये सही नहीं है। अगर आप मानवीय कार्यों के उन विशेष पक्षों पर, एक लाइन लिखिएगा, एक प्रकार से जो रिकग्नाइज, लिखिएगा, रिकग्नाइज आचरण को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कंडक्ट। रिकग्नाइज कंडक्ट, लिख लीजिएगा, रूल्स, मान्य आचरण नियमावली, है ना, के अगर विरुद्ध है तब वो एथिक्स के विरुद्ध होगा। क्लियर हुआ? अगर वो जो रिकग्नाइज कंडक्ट बने हैं, नियम, उसके विरुद्ध हुआ तो एथिक्स के विरुद्ध हुआ। लेकिन सही है, गलत है, यहां ये औचित्य नहीं था, ये तो मॉरलिटी उसके मॉरल पे क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो एथिक्स और मॉरल का थोड़ा सा गैप समझ रहे हैं आप? हाँ भाई, हाँ, एथिक्स और मोरल का थोड़ा गैप आया आपके पास? क्या है? नहीं आया क्या बेटा? अगर हमने आचरण का एक नियम बना लिया, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे विवाह क्या है? विवाह एक संस्कार है। परिवार क्या है? एक संस्था है। उसी परिवार में विवाह होता, तो परिवार एक हमारी संस्था है। परिवार, फैमिली इज इंस्टीट्यूशन, बट मैरिज इज ए संस्कार। हम विवाह जैसे जन्म, मृत्यु, नामकरण, फलानाकरण, ऐसे वैवाहिक एक संस्करण होता है, संस्कार है, ठीक है, जो एक उम्र के बाद होता है। अगर आप विवाह किसी अन्यत्र जाति में करते हैं, धर्म में करते हैं, तो आप लोग अगर कोई क्वेश्चन उठाएं तो किस पे उठाना चाहिए? आज दौर के हिसाब से आप देखेंगे तो अगर आचरण नियमावली को देखें तो आचरण तो यही है कि पुत्र हो, पुत्री है, उसके विवाह के नियम जो हैं एक उम्र के बाद निर्धारित है, और माता पिता अच्छा वधू, अच्छा वर देख करके एक तय तिथि पे, नियत तिथि पे विवाह के लिए अपना कार्य करते हैं, संपन्न कराते हैं ना। ये तो आपका कंडक्ट हो गया, नियम तो यही है। अगर इस आधार पे व्यवस्था चल रही है तो क्या हो गया? ये यही एथिक्स है ना। लेकिन अगर आप किसी धर्म में, किसी जाति में अपना उल्लंघन करके, जो इस कंडक्ट को उल्लंघन कर दिया, मैं एक व्यवहारिक उदाहरण ले रहा हूं, इसमें भी घालमेल भी मैं आपको समझा दूंगा। आपने उल्लंघन किया और आपने क्या देख के विवाह किया? औचित, अनौचित, सही, गलत। आपको लगा कि भाई अगर इंटरकास्ट हम शादी करते हैं तो इसमें गलत क्या है? यही बोलेंगे ना, इसमें गलत, जनरली लोग यही बोलते हैं ना, इसमें गलत क्या है? इंटर रिलीजियस भी किया तो इसमें गलत क्या है? तो जहां पर औचित, अनौचित, सही, गलत तक आप रह जाएं, वहां पर आप मॉरलिटी की बात होगी। जनरली लोग कहेंगे मॉरली जो है ये काम ठीक नहीं किया, इसको अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, फलाना करना चाहिए, ढिमका करना चाहिए। मॉरली आप उसकी दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? जो लड़का लड़की इस तरीके से कृत्य कर रहे हैं उनकी दृष्टि से, उनको लगेगा कि हम मॉरली जो है ये हमको सही लगा तो हमने कर दिया। लेकिन इधर आएंगे तो इनको कंडक्ट का उल्लंघन दिखेगा। आपके माता पिता को जो कंडक्ट है विवाह शादी का, जो उन्होंने अपने परंपरा में देखा है, अपने चरित्र में पाया है, अपने इथोस में पाया है, वहां उल्लंघन दिखेगा। अगर उन्होंने इसको डिनाय करके आपको समझ लिया तब तो झगड़े खत्म हो जाएंगे। उनको सही गलत तब समझना है जब वो कंडक्ट से बाहर निकलेंगे। इसलिए खाप पंचायतें देखिए, वो कंडक्ट के भीतर रहती है तभी तो सही गलत नहीं समझती हैं। खाप पंचायतें हैं कि नहीं?
विवाह होने के बाद विवाह तोड़वा देती हैं, नहीं मानते हैं क्योंकि कंडक्ट से बाहर नहीं है। मैं यहां ये बताना चाह रहा कि एथिक्स जो है क्या वे हैं, मतलब एथिक्स क्या ये एथिक्स है या ये मॉरल नॉन मॉरल है। अगर आप इसको हम लोग डिवीजन के फॉर्म में जाएं तो जहां औचित अनौचित सही गलत है वो सिर्फ मॉरलिटी तक उसका काम रह जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि वो खेल जो है कंडक्ट के हिसाब से बच्चों को खेलना चाहिए, लेकिन क्या कंकड़ीली पथरीली और गड्ढेदार जमीन में भी खेलना चाहिए? अब यहां मॉरल पे क्वेश्चन उठेगा। विवाह करना गलत नहीं है, आपके माता पिता भी कह रहे हैं, वो तो कंडक्ट ही है, वो तो रेगुलेशन नियम ही है, वो तो खुद ही करते हैं। लेकिन क्या आप इंटर कास्ट इंटर रिलीजियस या ऐसे भाग करके या ऐसे करके करना चाहिए? अब आपके मोरालिटी पे क्वेश्चन उठ जाएगा। मोरालिटी का मतलब ये लोग कहते हैं हमारे घर में परंपरा नहीं है, ये परंपरा नहीं रही है मोरालिटी पे और चरित्र पे नहीं, क्योंकि आपने तो विवाह ही किया है, कोई चरित्र हनन थोड़ी हो रहा है। ठीक है, तो क्या है वे एथिक्स क्या है? एक तो ये अंतर है मोरल। उसमें एक पॉइंट और लिखिए तो जरा, मॉरल जो होता है ना बच्चा, पर्सनल और इंटरनल उसका रिसोर्स है। उसका रिसोर्स सोर्स क्या है? पर्सनल एंड इंटरनल। मॉरल का लिख दो, मॉरल का सोर्स जो है इंडिविजुअल है, इंटरनल है, और एथिक्स का जो है ना एक्सटर्नल सोर्स है, जैसे हमारी सोसाइटी। जब आप कहेंगे कि जो मुझे सही लगा, बात को गौर करना, जो मुझे ठीक लगा और यही होता है, यही होना चाहिए, ये औचित्य से भरा हुआ है, ये सही है, ये आपका इंडिविजुअल और इंटरनल हो गया। लेकिन जब आप कहते हैं यार समाज क्या कहेगा, यहां पर एक्सटर्नल सोर्स आ गया, समाज। क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक नियमों को उल्लंघन करके देर तक समाज में बने रहना मुश्किल होता है। इसलिए लोग देखे होंगे कि ब्याह शादी हो, रिश्ता नाता हो, उठन बैठन हो, उसमें कहीं ना कहीं सामाजिक चिंताएं अपने आप जगह घेर लेती है। जनरली आपने देखा होगा कि जब भी कोई ऐसी बातें आती हैं तो लोग कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या सोचेंगे। वो एक्सटर्नल सोर्स है समाज। लेकिन आप क्या करते हैं, इंटरनल और इंडिविजुअल लेवल पे कोई काम करते हैं। आपको याद होगा, आपने 3 इडियट पिक्चर देखी होगी। 3 इडियट में वो लड़का जो है जब वो इंटरव्यू देने नहीं जाता है, उसको कैमरामैन बनना है ना, वाइल्ड लाइफ कैमरामैन, तो वो इंटरव्यू देने के बजाय घर आता है, तो उसके फादर के साथ उसका संवाद होता है। तो उसके पिताजी कहते हैं ना कि क्या बोल रहे कि फलाना क्या सोचेंगे, है ना, कि उनका बेटा आईसीयू में पढ़ता है और वगैरह वगैरह। तो वो एक्सटर्नल सोर्स पर चले गए। उसके फादर जो है एक्सटर्नल सोर्स पे थे, वो एथिक्स की बात कर रहे थे, डिपेंड्स ऑन सोशल सिस्टम। एथिक्स डिपेंड्स ऑन सोशल, हाँ, वो सोशल सिस्टम पे चले गए। अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, इनका बेटा आईसीयू में पढ़ता था और अब देखो ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो उसने इंडिविजुअल और इंटरनल डायलॉग था उसका। वो क्या डायलॉग था कि आपने मेरे कमरे में एसी नहीं लगाया था, आपने मेरे लिए फीस नहीं दी, जो भी उसका डायलॉग था, वो अपने औचित्य को सही सिद्ध कर रहा था, जो वो चाहता था। अब अपने औचित्य से सोशल सिस्टम के जो कंडक्ट थे उससे आप बाहर भी निकल सकते हैं।
उसने अपने फादर को सोशल सिस्टम के कंडक्ट से बाहर निकाल दिया, अपने औचित्य में ले लिया। यानी मैं इंजीनियर नहीं बन के मैं अपना कोई चरित्र मेरा थोड़ी दांव पे लग गया। हाँ, और समाज क्या कहेगा, ये कोई परंपरा थोड़ी है, समाज तो बोलता ही रहेगा, समाज बोलता रहेगा, लेकिन मेरा मन क्या कह रहा है, जो आपका मन कह रहा है वो आपकी मोरालिटी है। अगर आपका मन सही कह रहा है, गलत कह रहा है, वो बताएगा ना, वो दिखता है। उसने क्या कहा कि पापा मैं जो है इंजीनियर बनूंगा तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा, लेकिन मैं कैमरामैन बन के आप लोगों को अच्छे से वगैरह वगैरह। तो उसने अपनी बातों से अपने फादर को यह चयन करने का मौका दिया कि आप खराब इंजीनियर चाहते हो या कैमरामैन के साथ एक अच्छा बेटा चाहते हो। तो वो उसके फादर कहां गए, बेटा अच्छा हो हमारा तो अच्छा है, समाज चाहे जो सोचे। अब इस पे चले गए ना वो। उनके दिमाग में आया कि अगर ये इंजीनियर बनेगा तो समाज में तो समझ में आ जाएगा कि इनका बेटा इंजीनियर है, लेकिन अगर ये फोटोग्राफर बना तो मेरे लिए एक अच्छा बेटा होगा, क्योंकि इसके मन का हो रहा है। तो आप समाज की चिंता छोड़ दिए, इथोस से बाहर निकल के कहां चले गए, मॉस में चले गए। आप चले गए कहां पर, मॉरलिटी में। अब मॉरलिटी क्या है, इंडिविजुअल, और हमारा सोर्स क्या, हम इंटरनल। या तो आप उस सोर्स में चले गए, उसके बाद वो तो अच्छा बेटा आपको चाहिए, पता लगा समाज अच्छा है बेटा अच्छा नहीं है, तो समाज में आपकी बहुत इज्जत हो, ये आपका एथिक्स है। लेकिन बेटा भी आपकी बहुत इज्जत करता है, ये आपकी मॉरलिटी है। क्या समझे। और मॉरलिटी कैसे डेवलप होगी, मॉरलिटी डेवलप होती है इंटरनल सोर्सेस। हम लोग, आप ही लोग हैं, आप सब लोग पढ़ते हैं, अपने माता पिता आपकी फीस देते हैं, आपको कहां जाना है, क्या खाना है, क्या चिंता करते हैं, है ना। अगर आप ये सोचें कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन आप अगर ये सोचें कि अगर हम पढ़ेंगे लिखें, लोग छोड़ो यार, इथोस छोड़ो, तुम मॉस की बात करो कि अगर मैं अफसर नहीं बना या मैं पढ़ा लिखा नहीं ठीक से, तो मेरे माँ बाप पे क्या बीतेगी, जो मुझसे इतनी उम्मीद करते हैं, इतने अपनी कमाई का मुश्किलों में भी हमारा जो खर्चा है पूरा करते हैं, उन पे क्या बीतेगी। अब आप समाज से बाहर निकल गए कि नहीं, अब आप मॉरलिटी पे हैं। दैट इज योर मॉरल ड्यूटी कि तुम्हारी फैमिली, जब तुम 28 साल 25 साल या 24 साल के होगे तो वो किस दशा में रहेगी, ना कि ये कि 50 साल के तुम होगे तो समाज कैसा रहेगा। हवाई जहाज उड़ता है, उसमें एयर होस्टेस जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि जब कोई जैसी दिक्कत आए तो पहले अपना मास्क लगाइए मुंह में ऑक्सीजन का, है ना, तब दूसरों की मदद कीजिए। पहला जो बोला है वो मॉरलिटी है, और जो दूसरों को बोला वो एथिक्स है। एथिक्स नहीं भूलना है, बट मॉरलिटी को भुलाकर एथिक्स भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले किसके लिए पढ़िए आप, अब आप किसके लिए पढ़ेंगे, सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए, उसके बाद समाज और देश के लिए। हाँ, बिजली का बिल में आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो क्या गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड बिजली का बिल कम किया है क्या आपका, हाँ, नहीं, आप बताइए। पानी का बिल कम किया है क्या, आपको पढ़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो क्या आपके लिए मटर पनीर वगैरह के लिए अलग से दुकान लगाया है क्या, नहीं ना। वही कौन हमारे साथ मुरब्बत किए हुए हैं, या समाज के लोग आपको बड़ी उम्दा नजरों से देखते हैं कि ये भारत को एक दिन बड़े अच्छे दिशा में ले जाएगा। अभी जरा सा 19-20 हो जाए तो 20 गाली देने के लिए लोग तैयार खड़े हैं। तो आप किसकी चिंता पहले करेंगे, मॉरलिटी तो यही कहती है कि इंटरनल सोर्स, इंडिविजुअल सोर्स।
आपको आज 5,000 की जरूरत है, आप किससे मांगेंगे? एक आदमी का नाम बताइए, किससे मांगेंगे? अपने माँ बाप से। दूसरे का नाम बताइए। दूसरे से मांगते ही कर्ज हो जाएगा। कर्ज चुकाएंगे कैसे? तो मांगेंगे ही नहीं। और कर्ज कोई आपको देगा क्यों जब चुका नहीं पाएंगे? ये तो रूल है ना। कर्ज चुकाने की अगर नौबत नहीं है तो देने वाला भी तो 10 बार सोचेगा ना, तो आपको क्यों कर्ज देगा? देगा ही नहीं। और आप मांगेंगे क्यों? आपके पास सोर्स तो आपके घर में है, उसको लेने दो कर्ज कहीं से। तो आपकी ड्यूटी समाज के प्रति हुई या अपने माँ बाप के प्रति हुई? जाहिर है आपके माँ बाप के प्रति। तो आपकी ये मॉरलिटी है। लेकिन अगर सड़क पे कोई गिरा है, एक्सीडेंट से गिर गया, उस गाड़ी से गिर गया, बेहोश होकर गिर गया, तो ये थोड़ी है कि आपके रिश्तेदार नातेदार गिरे होंगे तभी उठाएंगे। ये एथिक्स है। यहां पर भी आप औचित्य अनौचित्य देख सकते हैं, लेकिन यहां एक्सटर्नल सोर्स, उसकी हेल्प अगर कोई नहीं करेगा तो उसकी हेल्प करेगा कौन? हाँ, करेगा कौन बताइए? कल जब मैं आ रहा था हरिद्वार से तो एक बच्चा मेरे पास आया, मैं अपनी वाइफ को भी ले गया था, हमने कहा चलो थोड़ा आउटिंग हो जाए। वो आया, मेरा पैर छुआ, मैं जानता हूँ उसको, खिलाड़ी है वो। बोला अंकल, हमने कहा हाँ बेटा। बोले आप अंकल देहरादून जाएंगे तो किससे आए हैं? हमने कहा कार से आए हैं। तो अंकल हमको भी ले चलेंगे। 10th में पढ़ता है, वो भी बैडमिंटन खिलाड़ी है। हमने कहा ले चलेंगे। तो 2 लड़के थे, एक 7th पढ़ता था, एक 10th में पढ़ता था। तो उन दोनों को ले आए हैं जोगी वाला बद्री, इधर कॉलोनी में छोटे वाले घर है, एक का रेस कोर्स। तो बोला एक दोस्त है सर, इसके साथ फिर हम बाद में चले जाएंगे, इसको जोगी वाला में छोड़, है ना। मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं चाहता कि अरे यार कहाँ रास्ते में चाय पानी करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, ये बच्चे कहाँ, ये अड़चन हो जाएगी। मान लो हमने बहुत ज्यादा इंडिविजुअल सोचने लगे। आप मेरी बात समझो ना, औचित्य की बात कर रहा हूं यहाँ पे। क्या इनको ले जाना औचित्यपूर्ण है? रास्ते में 1:30-2 बज रहा है, किसी ढाबे पर बैठ के खाना खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा विचार आएगा ना रास्ते में कि चलो ये दिला देते हैं, बच्चों को दिला देते हैं, फिर ये भी बच्चे हैं, अपना पैसा भी खर्च होगा, इनसे थोड़ी वो करेंगे, है ना। ये आ सकता है ना। लेकिन इसके साथ ये भी तो आता है कि कंडक्ट क्या है सोसाइटी सिस्टम क्या है। एक बच्चा 10th का है, मेरे बच्चे की उम्र का है, हालांकि मेरा 9th पढ़ता है, 7th में है, इसको देहरादून जाना है और जहां से रायवाला से 3 किलोमीटर हम अंदर हैं, जहां ना ऑटो चलता है कुछ चलता है, ये बच्चे वहां तक पैदल जाएंगे, फिर बस लेंगे, ये करेंगे। तो हमारा क्या दायित्व बनता है? यहां पर एथिक्स को आगे किया गया, उनको फिर आप लाएंगे। अब एथिक्स को आपने आगे किया, उनको लिया रास्ते में। अब बच्चा हमारा लेज खाएगा, कुछ लेगा, ऐसे तो मुंह बंद करके आएगा नहीं, है ना। तो आपकी मोरालिटी क्या कहती है कि आप एक सीनियर, एक अच्छे खासे उम्र में है, पढ़े लिखे हैं, 10-20 रुपए की चीज उसको दिला रहे तो उसको नहीं दिला सकते हैं क्या? ये मोरालिटी है। तो हम दोनों के बीच में ऐसे चलते हैं। जैसे आप, मैंने क्या बोला कि कोई काम करते हैं तो सबसे पहले आप अपने मॉरल को आगे रखिए। मॉरल से जवाब मिलेगा सही है कि गलत है, औचित्य है या औचित्यहीन है। मतलब मैं देहरादून जा रहा हूं, यह मेरी वाइफ बल्कि बोली थी कितनी दूर आए, चलिए हर की पौड़ी भी घूम के आएंगे। हमने कहा चलो लौटते समय देखेंगे। ना उसने चर्चा किया हर की पौड़ी के, ना मैंने चर्चा किया, क्योंकि अब तो कोई चांस भी नहीं था। मेरे पास एक बहाना हो सकता था कि अरे यार मैं तो इधर हरिद्वार की तरफ जाऊंगा, तो वो चैप्टर बंद हो जाता। लेकिन हर की पौड़ी एक मेरे लिए विकल्प था, कंपल्सरी सेशन नहीं था। तो औचित्य क्या है? 1:30-2 बज रहा है, हर की पौड़ी चला जाएगी, भूख लग रही, चलें खाना खाएं, घर चलना है। फिर ये बच्चे भी कह रहे हैं, इनके माँ बाप तो है नहीं यहाँ, तो कोई सुविधा नहीं, इनको भी ले चले।
तो जब आप जाएंगे इसमें तो मॉरलिटी में जाएंगे, और जैसे ही मॉरलिटी में आपको मिला ये सही है, सोशल सिस्टम के कंडक्ट में आप तुरंत चले जाएंगे। जब 3 इडियट में वो कैमरामैन बनने की बात सब तय हो गई, उसके फादर ने मान लिया कि तुम इंजीनियर नहीं, तुम कैमरामैन ही बनो, तो खन्ना साहब कौन सा आके शिकायत किए थे, वो कैमरामैन के रूप में सोशल सिस्टम में बंध गया। लोग उसे कहें, जैसे कोई बीटेक करके पटवारी बन जाए तो हम उसको कहां शिकायत करने जाते हैं कि तुम बीटेक करके इंजीनियर क्यों नहीं बने। वो तो सिस्टम का हिस्सा बन गया ना कहीं ना कहीं। तो हम सोसाइटी को कितने साल तक ढोते रहेंगे अगर हम मॉरलिटी में ही खड़े नहीं हैं। तो माँ बाप की बेइज्जती करो और पड़ोस के अंकल से 90 डिग्री पे झुक करके अंकल अंकल प्रणाम प्रणाम अंकल, अभी पिताजी को से लड़ करके आ रहा है तो हाँ, उनका अनादर करके उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके बड़ी तेजी से निकला था, तब तक पड़ोस के अंकल जी मिल गए, और बेटा अंकल जी प्रणाम। दुनिया की नजरों में तो तेरा चरित्र ठीक है, अब परंपरा से तुम्हारे अंदर न संस्कार है न संस्कृति है। यही गलती यूपीएससी में हो रहा है। इंटरव्यू में जाते हैं सब चरित्रवान बने रहते हैं, बाद में यहाँ औचित्य क्या होता है, 20 करोड़ अपने पास रखो यार ये ज्यादा ठीक है। हाँ ले लो, पेटी आ रही है ले लो, पेटी भी ले लो, बंडल भी ले लो, रखो धीरे धीरे। अब पाप का घड़ा भरता है कि नहीं, 19 करोड़ तक नहीं फूटा था पाप का घड़ा भरता है ना, इसका एग्जाम्पल है। 19 करोड़ तक पाप का घड़ा ठीक रहा, 20 करोड़ के ऊपर उछाल मारने लगा है तो फूट गया। कई लोगों का 10,000 में फूट जाता है हाँ? रंगे हाथ पकड़े जाते हैं 10,000 में, कोई 1,50,000 में ही फूट, किसी के 20 भी। अब ये तो पाप किसका कितना बड़ा है, कितना झेल सकता है। एक लाइन और इसी में अंतर करो, लिखो समाज कहता है कि क्या करना चाहिए। समाज मतलब ऐसा करना ही सही है, कह लो। समाज कहता है ऐसा करना ही सही है, और मोरालिटी कहती है ऐसा होना, ऐसा मैं करूंगा। नहीं समझे? वो तो कहेंगे इंटरकास्ट विवाह नहीं होना चाहिए, इंटरकास्ट विवाह अपने जाति में ही हो, ये क्या है, ये कहता है समाज। लड़का लड़की क्या कर रहे हैं, श्रद्धा और आफ्ताब क्या कर रहे थे। अच्छा बताओ, श्रद्धा के फादर ने क्या बोला होगा मरने के बाद, नहीं जब उसने यह सूचना दिया होगा या उनको यह सूचना मिली होगी, क्या बोले होंगे वो बता सकता है कोई? अमूमन एक पिता जो है ऐसी परिस्थितियों में क्या जवाब दिया होगा? हाँ क्यों, मना ही किए होंगे। आमतौर पे जवाब क्या होगा, मना ही होगा। क्या कहे होंगे, समाज में बेटा ये सब नहीं होता है, हमारे कुल खानदान घर में भी ऐसा नहीं होता, ये संभव नहीं है, तुमको ऐसा नहीं करना है। ये कहां चले गए हम लोग, इथोस में। लेकिन सोर्स आप क्या है, इंडिविजुअल है, और आपने औचित्य बनाया, औचित्य कहीं से भी बन गया, सही गलत कहीं से भी बन गया, ये सही है ना। तो जो सही था आपने निर्णय लिया। अगर समाज के लोग सिस्टम को बहुत बिगड़ा करके आप सही करेंगे तो आपसे नहीं कनेक्ट होंगे। इसीलिए देखे होंगे कई लोग घर परिवार में जब विवाह हो जाता है भाग जाते हैं, ऐसी घटना सुने होंगे, तो उनके माता पिता से उनका रिश्ता भी कट हो जाता है। उनकी नजरों में वो मॉरल हैं क्योंकि उन्होंने सही काम किया, लेकिन उनका मानना है कि यह समाज की जो हमारी व्यवस्था है उसमें फिट नहीं है, इसलिए मैं उसका साथ नहीं देता। आपको क्या लगता है जो तलाक होता है वो क्या होता है, जो इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस विवाह होते हैं उसमें क्या होता है? आप मॉरलिटी ही तो अपनी सिद्ध किए रहते हैं, सोसाइटी कहाँ रहती है वहां? हाँ,
तलाक में क्या होता है, सोसाइटी तलाक कराती है क्या? सोसाइटी इंडिविजुअल, तलाक इंडिविजुअल होता है। पति पत्नी नहीं राजी हैं इसलिए तलाक नहीं हो रहा है। सोसाइटी का, सोसाइटी तो चाहता है कि वैवाहिक संबंध एक बार हो गया तो हो गया। इसीलिए गांव में परंपरागत परिवारों में जाएंगे, बड़े ट्रेडिशनल टाइप के, तो वहां तो विवाह अंतिम समझ लो कि बस हो गया, 7 फेरे हुए तो हो गया, कल्याण हो गया आपका है। गांव में सुने हैं क्या? अपने गांव में सुने हैं कि 25 साल की शादी के बाद भोरेलाल जो है का मुकदमा चल रहा है और वो तलाक हो गया? नहीं, अपने गांव में कहीं किसी ने हो, गांव की बात बताना, अपने कोई इतने लोग बैठे हो, एक घटना मुझे बताओ ऐसे गांव, है ना? कारण बता सकते हैं आप? कारण बता सकते हैं इसका कि गांव में ये सब क्यों नहीं हुआ? अब तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन 20-25 साल और पीछे चले जाओ, कभी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। भले ही पत्नी नाराज हो कि मैके चली गई 4 महीने के लिए, तलाक की बात कर रहे हैं कि विवाह विच्छेद हो गया। ससुराल और वहां लड़ाई है अलग मुद्दा है, विवाह विच्छेद की बात कर रहे हैं, नहीं हुआ। कारण बताओ? क्योंकि वो कंडक्ट ओरिएंटेड थे। समाज में यही करना है, बस कंडक्ट की नियमावली थी, वहां आचरण का नियम था, और आचरण के विरुद्ध जाने में सबकी हालत खराब होती थी। और आज आप डिसाइड करते हैं कि ये सही है या गलत है, लोगों से क्या करना है, ये थ्योरी है। तो आप सोशल सिस्टम से बाहर गए, इसलिए शादी कभी भी करते हो, कभी तलाक कर लेते हो। आप माँ बाप अगर इन्वॉल्व नहीं है, समाज के कंडक्ट अगर इन्वॉल्व नहीं है, तो एथिक्स खतरे में रहेगा। मॉरलिटी आप इंडिविजुअल है, आप सही गलत करते रहिए। आपकी कई बातें आपकी गलत मुझे लगती हैं, लेकिन आपको तो सही लगती हैं, तो ये हमारा आपका मॉरल है बस। ये सोशल रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, एथिक्स नहीं कह सकते। एथिक्स दैट इज अ वेरी स्ट्रांग वर्ड। एथिक्स हमको सोसाइटी का समझिए कंडक्ट है, और मॉरलिटी हमारा इंडिविजुअल कंडक्ट है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ये हमारी समझ हो सकती कि सोना है, लेकिन अगर सोनार ने खरोच करके बता दिया ये सोना नहीं है, तो उस कंडक्ट को आप फॉलो कीजिए। इसीलिए माँ बाप हमारी जिंदगी के वो सोनार होते हैं जो हमें पिघला करके गहने बनाते हैं, और उनको पता है कि इसमें कितने कैरेट का है, 22 का है, 24 का है, 18 का है, 20 का है, वो सब जानते हैं। लेकिन जब आप गलत फहमी में पड़ जाते हैं, तो वो तो सुनार हैं ही, सारी खुरचन से बता देते हैं। लेकिन चूंकि आपको भूत सवार रहता है, पागलपन सवार रहता है, पता नहीं प्यार और पागलपन, है ना, का थ्योरी आ गया होगा, तो माँ बाप जो आपको परवरिश दिए, भोजन दिए, शिक्षा दिए, चिंता दिए, अपने लिए जान लड़ाए, सब कुछ किए, उन्हीं के कंडक्ट का उल्लंघन करके आप इंडिविजुअल मॉरलिटी अपनी लेके निकल लेते हैं। और वक्त जो है ना बच्चा, ऐसा होता नहीं है। आप हमसे पूछो ना वक्त कैसा होता है, क्या बात कर रहे हैं आप? अभी 10 साल बाद पूछना, हम और बताएंगे कैसा होता है, और 10 साल बाद और बताएंगे। वक्त तो वक्त होता है ना। हम परिस्थिति की बात कर रहे हैं, परिस्थिति की, सिचुएशन की। आप तो अभी 20 साल के हैं, आपके पास कौन सी परिस्थिति है? परिस्थिति तो आने के लिए भी इंतजार खड़ी है, आपका इंतजार कर रही है परिस्थितियां। और आपने अगर उसको सही गलत सही से नहीं समझा और कंडक्ट का उल्लंघन किया, तो परिस्थितियां रहेंगी, दबोच लेंगी। बुरे और अच्छे हमेशा रहते हैं, अंधेरा और उजाला हमेशा रहता है। खराब इंसान और अच्छा इंसान आज भी राम और रावण हैं। आज भी राम और रावण का अलग अलग हिस्सों में अलग अलग किस्म का उसी तरीके का युद्ध जारी है।
आप ये मत सोचिएगा राम कहीं चले गए और रावण कहीं चला गया। जब तक रावण रहेगा तब तक राम को भी रहना पड़ता है। ये परंपरा ये है समाज में। आतंकवादी क्या है? वही रावण है, और फिर राम को आना पड़ता है बार बार रावण वध करने के लिए। आज भी गलत लोग हैं, विवाह भी गलत लोगों से हो रहा है, हत्याएं भी हो रही हैं, तलाक भी हो रहे हैं। हर रिश्तेदार वो रिश्ता नहीं है। कुछ चीजें जो है ना, कुछ चीजें सामाजिक कंडक्ट के साथ, सोशल कंडक्ट के साथ आगे बढ़ाई जाएं तो आपकी मोरालिटी भी हाइप लेती है, और कठिनाइयां आने के बाद 10 लोग कठिनाइयों को पहले ही उस गोवर्धन पर्वत जैसे कृष्ण ने उठा ली वैसे उठाने वाले मिल जाते हैं। अगर आपने अपने ही कंडक्ट, इंडिविजुअल कंडक्ट को ही इंप्लीमेंट किया, और जिस दिन आपने बच्चा, अपने माँ बाप, अपने सगों को दरकिनार किया, तो मैं स्टाम्प पेपर पे लाओ लिख दूं, आपने अपने बुरे दिनों का साइन कर दिया है। अब आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि परिस्थितियां जहां तीसरे चौथे स्टेप की खड़ी हैं वो आपको नहीं दिखेंगी, क्योंकि चश्मे लगाने से भी रोशनी इतनी नहीं बढ़ जाती। लेकिन अगर सोसाइटी के कंडक्ट से, इथिकल यानी एथिक्स के कंडक्ट से आगे बढ़ रहे हैं, और जहां औचित्य अनौचित्य सही गलत है उसको सही से परखते हुए चल रहे हैं, तो एथिक्स और मोरालिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको हर कदम पर आने वाली बुराइयों को रोकने वाले 10 लोग पहले से खड़े मिलेंगे। इसलिए युवावस्था स्वयं में एक नशा है। सिर्फ अंतर यह है कि झूमना कहां है। इस युवावस्था की जो नशा है उसको झूमना कहां है? झूमना है सिविल सर्विसेज के पेपर में, झूमना है जो सिलेबस है उसमें, करियर निर्माण में, लाइफ के बनाने में, और आने वाली जिंदगी की मुश्किलों को यहीं से देख करके समझने सोचने में। लेकिन आपको लगता है कि ये जवानी जो है ना जाएगी नहीं, मुझसे ये भी लिखवा लेना, जवानी मेरे आगे तुम्हारी चली जाएगी, तुम देखते रह जाओगे, जवानी लोप हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। और अगर किसी से पूछो कि सर आपको कैसे पता, तो जैसे हमको हम ही से चुरा लो, वैसे हम ही से पूछो हमारी जवानी कहाँ गई। हम अपनी जवानी के लोप होने के गवाह स्वयं हैं, और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। एक उम्र जब तुम्हारी हो जाएगी तो उम्र तुमको बता देगी कि तुम्हारी जवानी कहाँ गई। इसलिए ये जवानी भी जाएगी जरूर, लेकिन इस जवानी के नशे में अगर आईएएस बन लिया जाए, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, कहीं के एसएसपी, कुछ और जो भी चाहते हैं, अब चूंकि क्लास में हम यही पढ़ाते थे, यही उदाहरण देंगे, तब जब आप 50 बरस के होंगे ना तो पूछेंगे कि जवानी कहाँ गई। तो उस 50 साल की उम्र 22-23 साल वाली उम्र का जवाब बड़ा सही से दिया, नहीं यहां वहां झांकेगी। 50 साल की उम्र इधर झांकेगी, उधर झांकेगी, ये झांकेगी, वो करेगी। तो इस युवावस्था के नशे को महसूस करो और इसे सिविल सर्विसेज में झुमा दो। आया समझ में? थोड़ी सी आइडिया आ गया है कि नहीं? हाँ, अब थोड़ा समझने में मदद मिलेगा कि नहीं? अच्छा बताइए, जब अंबेडकर साहब ने जाति व्यवस्था को सही नहीं माना, आपने सन 17 में क्या किया? सन 17 का आर्टिकल 17 में आपने क्या किया? अनटचेबिलिटी लाए ना, ठीक है। अनटचेबिलिटी लाने से जो सोसाइटी का कंडक्ट था उस पर कहीं ना कहीं प्रहार था कि नहीं? क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की परंपरा चली आ रही थी हमारी। लेकिन अंबेडकर साहब ने इसके खिलाफ आए ना, तो औचित्य सिद्ध किया ना। आजादी की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और
बंटवारा करके लड़ेंगे क्या? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों में नारीवाद का दृष्टिकोण प्रगाढ़ क्यों किया गया होगा, आप बता सकते हैं? हाँ, अगर आपसे कहा जाए कि आपके हमारे जमाने में हमारी भाषा ही पितृसत्तात्मक है, हमारा रहन सहन ही पितृसत्तात्मक है, और हमारी आजादी की लड़ाई भी पितृसत्तात्मक थी या पुरुष सत्तात्मक थी, पितृ से यहां पुरुष मानिए आप, तो क्या पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था से अंग्रेजों को भगाया जा सकता था बिना नारी के जागरण के, बिना सहयोग के? तो वक्त जैसे पड़ा वैसी परिस्थितियां, इसीलिए तो कह रहा हूं कि नारीवाद का उदय हुआ, फेमिनिस्ट का भी एक काल आया, और जब हम आजाद हुए तो हमारी परिस्थितियां एक खड़ी हुई हमारे सामने, विकास प्रशासन की, राष्ट्र विकास की। तो हमने नारियों का सहयोग लिया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आजादी की लड़ाई के लिए, और जब हम आजाद हो गए तो राष्ट्र का विकास और विकास का प्रशासन के लिए फिर एक नई परिस्थिति से उलझे। क्यों? और यह चीज उलझने सुलझने की कहानी तो ताउम्र चलती रही, क्योंकि संघर्ष खत्म नहीं होता। लेकिन क्या आज की तारीख में जो हमने फेमिनिस्ट की एक अवधारणा, भारतीय दृष्टि से बोल रहा हूं, अगर हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों में नारीवाद को प्रगाढ़ करने की कोशिश की, क्योंकि आजादी की लड़ाई खोखली रहती, हमने जात पात पर प्रहार किया क्योंकि एकजुटता से ही लड़ाई लड़ी जा सकती थी, तो अंबेडकर के उस संदर्भ को हम औचित्यहीन कैसे कह सकते हैं? भले ही अंबेडकर निम्न जाति को, दलित को उत्थान विकास के लिए उस दौर में अपना एक प्रयास शुरू किया, लेकिन हकीकत यह है कि यह कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत कर रहे थे। हाँ, अगर आज हम जितने लोग यहां बैठे हैं, लड़के लड़कियां और जाति धर्म सबको अलग अलग करके बात करेंगे, तो क्लास एकजुट रह पाएगी? और क्लास की एकजुटता से ही ये पढ़ाई का सिद्धांत आगे बढ़ेगा। फिर और जब आप आजाद हो गए तो राष्ट्र का विकास, विकास का प्रशासन कैसे? केवल सत्ता पित्र बना देंगे, भाषा पित्र बना देंगे। एक लड़की है, अगर उसको कॉलेज जाना है तो जाती है कि मैं कॉलेज जा रही हूं, और एक लड़का बोलता है तो बोलता है मैं कॉलेज जा रहा हूं। हमने स्त्रीलिंग पुलिंग किया। हाँ, स्त्रीलिंग पुलिंग किया कि नहीं किया? चलो यहां पर तो लड़ाई नहीं है, लेकिन समान कार्य में समान वेतन, विकास का अवसर, पढ़ाई का अवसर, नौकरी का अवसर, संघर्ष शुरू हो जाएंगे ना। बेटा आपको बताएं कि जो लड़कियां तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम लोग इतने अच्छे हो कि कम से कम मैं स्कूल जा रहा हूं लड़का कहता है तो मैं क्यों ना कहूं, इसके लिए नहीं लड़े। नहीं, लड़की भी कहती मैं स्कूल जा रहा हूं, क्या कर लेते? उसने कई चीजों पर एकाधिकार नहीं किया, लेकिन यार उसको पढ़ने आगे बढ़ने का, उसकी समानता वाला भाव तो दे दो। हाँ, खाना बनाना हो तो मां बहुत अच्छी है, लंच पे आप जाएं, पत्नी ने खाना और सलाद और सब कुछ तैयार किया है तो पत्नी बड़ी अच्छी है। हाँ, अब बाजार से आधा घंटा लेट आ जाए तो बता के नहीं जाती है, लेट कैसे हो गई? तो जो पितृसत्तात्मक हमारी व्यवस्था है, उसमें जो लोचशीलता है, वो हमारे सोशल सिस्टम में अब धीरे धीरे डेवलप हुआ। इसलिए इथिकली देखा जाए तो जो नैरेटिव था फेमिनिस्ट के, कह सकते हैं अगेंस्ट, वो चेंज हुआ और आगे चेंज होता जा रहा है। लेकिन यह महिलाओं को भी सोचने की जरूरत है कि हमें अपने विकास के प्रति जागरूक और चेतना से भरे स्वयं होना पड़ेगा। मान लो विवाह हो गया, पति अच्छा नहीं मिला, हाँ, मान लिया उदाहरण के तौर पे, तो आप अपने राइट को लेकर अगर चेतना जागरूकता से नहीं भरे हैं तो पीड़ा से गुजरेंगे।
तो आप अपने पिता के घर रहते हुए उस चेतना और जागरूकता से लबालब हो जाइए ना, क्योंकि विवाह ऐसा तो हुआ नहीं पैदाइशी हो गया, किसी का 25 में हो रहा है, किसी का 28 में हो रहा है, कोई 24 में हो रहा है, ऐसे तो हो रहा है ना। तो पिता भी तो एक पितृ सत्तात्मक सत्ता ही था ना, लेकिन वो कितना फ्लेक्सिबल था आपने अंदाजा लगाया। वो सोशल सिस्टम के कंडक्ट से बाहर जाकर के आपकी मॉरलिटी पर काम किया वो। हाँ, पिता ऐसा होता है जो बच्चों की मॉरलिटी पे काम करता है, अपने एथिक्स पे काम कम कर पाता है। और जैसे ही आप ससुराल जाते हैं, पति अपने एथिक्स पे आपको लाना चाहता है। क्या फिर वहां पर स्वतंत्रताएं, समानताएं, लिबर्टी, इक्वलिटी कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करेगी। तो आप अपने राइट को, अपनी ताकत को बना के गए हैं, तब तो कोई नहीं हनन करेगा ना भाई। तो पिता का घर जो है ना, बेटियों के लिए अपनी लिबर्टी और इक्वलिटी को पाने का इंस्टीट्यूशन है। और ससुराल में अगर यही लिबर्टी और इक्वलिटी पर कोई प्रॉब्लम करे तो वही ताकत आपका सहयोग करती है। लिखो, प्रोफेशनल, रिलीजियस, लीगल। प्रोफेशनल, रिलीजियस, लीगल, है ना, या ऐसा लिख दीजिए गवर्न बाई कर लीजिए तो हो जाएगा, है ना। गवर्न बाई कैसे? प्रोफेशनल और क्या लिखा? हाँ, रिलीजियस, लीगल। हमारा एथिक्स कैसे गवर्न होता है बच्चा? प्रोफेशनली होता है, इथिकली, रिलीजियस से होता है। जैसे हम हिंदू धर्म से गवर्न होते हैं, हम प्रोफेशन से गवर्न। जैसे मैं पढ़ा लिखा हूँ, मान लो पढ़ाता हूँ ना, तो मेरे अंदर जो सोसाइटी में एक नॉर्म्स है, जो हमारा एक रिकग्नाइज कंडक्ट है, वो ये माना जाएगा कि ये ठीक आदमी होंगे। इसीलिए जब हमारी गाड़ी में कोई मोटरसाइकिल वाला भी टक्कर मार देता है तो हम चुपके से हाँ हेलो करके यार कोई बात नहीं चल देते हैं, क्योंकि कंडक्ट इसी तरीके का सोसाइटी का है। लेकिन यही हम वेल्डिंग करने वाले होते, वेल्डिंग करते, सब्जी बेचते, या कोई और ऐसा काम कर रहे होते, चाट ओट बेच रहे होते, तो वहीं पटक के मारना शुरू कर देते। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन हम गवर्न होते हैं, अकॉर्डिंग टू रिलीजियस। अब हिंदू धर्म में है तो हम उसी ढंग से गवर्न होंगे। और एक हमने बताया लीगल। लीगल क्या है? जैसे कानून है, जैसा संविधान है, वैसे गवर्न होते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं में एक नैतिक शास्त्र है। इससे तो गवर्नमेंट भी होती है। और जरा उसमें लिखिए मॉरलिटी में, लिखें मॉरलिटी बियॉन्ड कल्चरल स्टैंडर्ड। बियॉन्ड का मतलब यहां क्या अर्थ निकालेंगे आप? हाँ, नहीं, हट के, परे, है ना। बियॉन्ड कल्चरल स्टैंडर्ड। हमारा जो मॉरलिटी होता है उसमें हम कल्चरल जो स्थितियां उससे परे करते हैं, जो हमको उस समय लगता है वो करते हैं। ऐसा नहीं कि हम हिंदू हैं तो हम लिबरल रहेंगे, मतलब जो हम जरूरत पड़ेगा। देखे होंगे हम लोग कभी मंदिर जैसे सड़क पे हो ना, तो जनरली बोल देते हैं यार ये सड़क पे मंदिर ना होता सड़क चौड़ी हो जाती। हम लोग लिबरल हैं, फ्लेक्सिबल हैं, तो हम ये नहीं चिंता करते कि लोग क्या सोचेंगे। तो जो उसमें हम, आप समझ गए कि नहीं बात? तो हम जैसे राम के बारे में कुछ भी बोले, ये हमारी मॉरलिटी, हमारा जो हमें जो औचित्यपूर्ण लगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि सोसाइटी का कंडक्ट भी इस तरह का हो। और वो सोसाइटी का कंडक्ट क्या है? जैसे हमने कहा रिलीजियस, ठीक है।